हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रदीप सर और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हेलो अल्केन हेलो एरीन्स का लेक्चर 7 जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स पार्ट 2 वॉल्यूम 5। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में SN1 और SN2 सारे लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं SN1 वर्सेस SN2। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको SN1 और SN2 का जो है कंपैरिजन करूंगा और डिटेल से उसमें क्या बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा कि SN1 में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और SN2 में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पे मेरे लॉकडाउन प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें हम देखते हैं कि मैंने इसमें लिख के रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स SN1 SN2, इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैकेनिज्म। तो हम जानते हैं कि SN1 जो होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जबकि SN2 जो होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। देखा हमने कि जो है SN1 रिएक्शन कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप 1 जो है वो स्लो स्टेप होता है, इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और जो स्टेप 2 होती है वो फास्ट स्टेप होता है, इसे रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं। जो स्टेप 1 होता है उसमें जो है केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है ये। तो इसमें कहीं भी न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हो रहा है। जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो स्टेप 2 में ऐड हो रहा है। इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जो रेट है रिएक्शन का वो किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। अब हम देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और इसमें जो है एक ही स्टेप में जो है प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। हाँ, बीच में ट्रांजिशन स्टेज जरूर बनती है, लेकिन ये सिंगल स्टेप ही रिएक्शन होती है। नंबर 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, SN1 फर्स्ट ऑर्डर की है, जबकि SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होती है। नंबर 3 रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है SN1 में, केवल सबस्ट्रेट पे, यानी कि ओनली सबस्ट्रेट। while SN2 reaction rate of reaction dependent both substrate and nucleophile। यानी कि SN2 में जो है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखते हैं किस तरीके से। तो SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि जो सबस्ट्रेट है RX यानी कि एल्किल हैलाइड, उसी के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुई। जबकि SN2 में क्या होता, SN2 सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन का रेट है वो एल्किल हैलाइड और OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं नंबर 4 मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी SN1 की क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है, जबकि SN2 क्या है, बाई मॉलिक्यूलर है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट 5 की, जो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकेटाइन के फॉर्म में बनता है, इसलिए मैंने कार्बोकेटाइन लिख दिया ब्रैकेट में। देखते हैं SN1 में कार्बोकेटाइन यानी कि इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है, जबकि SN2 में नॉट फॉर्म्ड। फिर नंबर 6 है न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स SN1 में बोथ साइड से होता है, फ्रंट से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है, जबकि
SN2 में ऑलवेज बैक साइड, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होता है, हमेशा बैक साइड से ही होता है। चलो देखते हैं किस तरीके से। SN1 में क्या हुआ कि हमने देखा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड होता है इसमें। तो ये हमने देखा कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जब फॉर्म्ड होता है तो ये इसमें जो है कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके दोनों साइड ओपन होती हैं, यानी बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी ओपन होती है, तो अटैक दोनों तरफ से हो सकता है। यानी कि फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। SN2 में क्या होता है, SN2 में इंटरमीडिएट नॉट फॉर्म्ड। इंटरमीडिएट कैसा होता है, नॉट फॉर्म होता है और इसका जो सबस्ट्रेट होता है एल्किल हैलाइड, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि बैक साइड से अटैक करता है। फिर अटैक ऑलवेज बैक साइड होता है। नंबर 7, रीअरेंजमेंट। SN1 में फाउंड और SN2 में नॉट फाउंड और रेयर, यानी कि पहली बात तो होता ही नहीं, होता है तो बहुत रेयर में होता है। देखते हैं किस तरीके से। SN1 रीअरेंजमेंट फॉर्म्ड, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड है जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्योंकि इसका जो 2 डिग्री कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ। इसका नाम है 1,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल केटायन। और जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसका प्लस चार्ज है, इसके पड़ोस वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है और वहाँ पर जो है उसके एक वैलेंसी से H लगा हुआ है और ये H जो है वो का सेकेंड, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है यानी कि सेकेंड डिग्री वाले कार्बोकेटायन के ऊपर ये शिफ्ट कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। जब ये शिफ्ट कर जा जब हाइड्राइड शिफ्ट लगेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि जो जहां पर जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था वहां पर हाइड्रोजन आ गया है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हट गया है और प्लस चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया है, वो ट्रांसफर हो गया है जहां से हाइड्रोजन गया है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो गया है। तो अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है। अब इसका नाम क्या है, 1,1 डाईमिथाइल प्रोपाइल केटायन। तो हमने देखा कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल था और 2 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। तो इसलिए क्या होता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है 3 डिग्री से, इसलिए अगर 2 डिग्री को कहीं भी रीअरेंजमेंट होने के लिए मौका मिलता है 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट होने का, तो वो तुरंत हो जाता है, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेज होती है वो मोर स्टेबल होती है, इसलिए ऐसा रीअरेंजमेंट इसमें होता है। अब हम बात करेंगे SN2 की। तो हम जानते हैं कि SN2 में रीअरेंजमेंट नॉट फाउंड और रेयर होता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं नंबर 8, स्टीरियोकेमिस्ट्री कन्फिग्रेशन की। SN1 SN1 में क्या होता है, 50% इन्वर्जन होता है और 50% रिटेंशन होता है, इसको हम लोग रेसिमाइजेशन बोलते हैं। जबकि SN2 में केवल और केवल इन्वर्जन ही होता है। देखें कि किस तरीके से। तो SN1 में क्या होता है, SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है उससे जो है क्या लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। फिर जो है जब आयनाइजेशन वाली प्रोसेस होती है तो फिर हमें क्या मिलता है, हमें प्लेनर कार्बोकेटायन मिलता है, जिसका दोनों दोनों मतलब दोनों तरफ दोनों साइड अटैक के लिए ओपन होते हैं, फ्रंट भी और बैक साइड भी। तो जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करता है तो 50% रिटेंशन वाला
रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि लीविंग ग्रुप जहां से गया है न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आके अटैच हो जाता है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रिटेन रहती है, इसीलिए इसे रिटेंशन बोलते हैं। लेकिन अगर जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तब हमें 50% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है। जब 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन हो तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे SN2 में क्या होता है। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एल्किल हैलाइड पे यानी कि सबस्ट्रेट पे पीछे से अटैक करता है। जब पीछे से अटैक करता है तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, वो तो जो है मतलब लिविंग एज अ लिविंग ग्रुप, सॉरी, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक करता है और इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है वो छोड़ के चला जाता है। तो जहां से लिविंग ग्रुप छोड़ के जाता है उसके जस्ट बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, आप देख रहे होंगे SN2 प्रोडक्ट मिल रहा है, वो कैसा मिल रहा है, जैसा था उसका जो है इन्वर्जन टाइप का मिल रहा है। ठीक है, तो हमें SN2 में कैसा प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से जब हम कोई भी अम्ब्रेला लेकर जाते हैं और तेज हवा चल रही होती है तो अम्ब्रेला कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से SN2 का प्रोडक्ट भी हमें दिखाई देता है, जैसे हमें ये अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है जो कि तेज हवा के कारण उल्टा हो गया है। तो जब इस टाइप का इन्वर्जन होता है तो इसे बोलते हैं बाल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, बाल्डेन इन्वर्जन। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 9 की, जो है स्टीरिक इफेक्ट। तो SN1 में स्टीरिक इफेक्ट नॉट फाउंड होता है, जबकि जो SN2 में फाउंड होता है। तो देखते हैं SN1 में स्टीरिक इफेक्ट नॉट फाउंड। अब बात करते हैं SN2 की स्टीरिक इफेक्ट फाउंड। तो हम इसमें देख लेते हैं कि स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मिथाइल का स्ट्रक्चर देखते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड है तो इसमें जो हमने देखा कि जो वो कार्बन जिससे Br अटैच अटैच है, इसी पे न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। तो इसके पीछे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो तीन H लगे हुए हैं जो कि छोटे से छोटे एटम होते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल इस पे बैक साइड से अटैक करता है तो आराम से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक कर लेता है कार्बन के पास में पहुंचकर। फिर हम देखते हैं जो प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड है उसमें जो है एक हैवी ग्रुप लग गया के है, यानी कि थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है उस कार्बन के पास जहां पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तो एक मिथाइल ग्रुप लग गया है और तो कार्बन बड़ा ग्रुप होता है और साथ ही साथ उसमें 3 और H भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भीड़ थोड़ी सी बढ़ गई है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है दो हैवी ग्रुप लग गए हैं, दो मिथाइल ग्रुप लग गए हैं। तो यहाँ पर जो है भीड़ और बढ़ गई है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को प्राइमरी से सेकेंडरी पे अटैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और टर्सरी देखते हैं तो यहाँ पे तो तीन तीन हैवी ग्रुप लगे हुए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को सेकेंडरी से टर्सरी पे अटैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। जब जो है उस कार्बन के आसपास, उस कार्बन पे जिस पे जो है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाए तो इसे बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। अब हम मिथाइल का जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें जो रेड कलर वाला है वो है Br और जो ब्लैक कलर का है वो है कार्बन और बाकी जो हल्के से कलर के हैं वो है हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए इसमें जो है भीड़ भाड़ बढ़ रही है, सेकेंडरी में और बढ़ गई और टर्सरी में और ज्यादा बढ़ गई। तो इससे न्यूक्लियोफाइल को बहुत दिक्कत आती है। तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है कि उसे मेथाइल मिले या तो फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड मिले जिससे वो तेजी से अटैक कर पाए। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो है ऑर्डर क्या है, मतलब जो है इनकेजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय द SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या है। तो हम देखते हैं कि जो टर्सरी है, ठीक है, टर्सरी लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि जो है मोस्ट कावर्ड है वहाँ पे जो है काउड
बहुत ज़्यादा होती है, काउड बहुत ज़्यादा होती है। और मेथाइल मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि वहाँ पर लीस्ट काउड होती है, यानी कि भीड़ बहुत कम होती है। तो ये हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, यानी कि टर्सरी एल्किल हैलाइड कैसा होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है, उससे ज़्यादा सेकेंडरी होता है, और उससे ज़्यादा प्राइमरी होता है, और सबसे ज़्यादा मेथाइल हैलाइड होता है। तो स्टेरिक इफेक्ट आपको समझ में आया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी हमने SN2 का तो देखा ही था। SN1 में क्या है, 3 डिग्री मोर स्टेबल, ठीक है, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। जबकि SN2 में इसका उल्टा होता है, यानी कि 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब जो है रिएक्टिव होता है। तो ऐसा क्यों होता है SN1 में? तो हमने देखा था कि जो SN1 में जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किसके सिमिलर होती है, वो होती है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के सिमिलर। यानी कि जो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो उसका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। 3rd डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम 1 डिग्री। और SN2 में क्या होता है, SN2 में ये 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, और 2 डिग्री उससे कम, और सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसमें इसलिए होता है क्योंकि अभी मैं समझा चुका हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऐसा होता है। न्यूक्लियोफाइल को जो है भीड़ भाड़ में अटैक करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए ऐसा होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लीजिए इसको। SN1 में क्या होता है, मेथाइल जो होता है वो कैसा होता है, लीस्ट लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो मेथाइल जो होता है लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। जबकि टर्सरी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 में ये होता है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। सबसे कम मेथाइल, उससे ज्यादा प्राइमरी, फिर उससे ज्यादा सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा टर्सरी एल्किल हैलाइड स्टेबल मतलब सॉरी रिएक्टिव होता है। फिर SN2 अभी हम देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, सबसे कम टर्सरी, फिर उससे ज़्यादा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा प्राइमरी, और उससे ज़्यादा मेथाइल एल्किल हैलाइड रिएक्टिव होता है। तो कारण क्या है? इस कारण है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। SN1 में क्या होता है कि टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि SN2 में क्या होता है, टर्सरी लेस रिएक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इस आगे हम लोग देखते हैं .11 न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम देखते हैं SN1 जो कि इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए, जबकि SN2 में स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए। पहले हम SN2 की बात कर लेते हैं। SN2 में स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लेने से ही काम चलेगा, क्योंकि जो है SN2 जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो वहां पर अगर हम जो है जितना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही तेजी से बढ़ेगा। और SN1 में हम स्ट्रांग ले या वीक ले, इससे उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन मैटर नहीं करती है। लेकिन 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 अगर हम SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल लें तो SN1 को फायदा है। वरना अगर हम स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल SN1 में ले लेंगे तो SN2 के चांस मतलब जो है वो SN2 भी करा सकता है। यानी क्या करा सकता है, SN2 रिएक्शन भी करा सकता है। तो इसीलिए हमें SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल लेना प्रिफर करना चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की बात, जो है लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप SN1 और SN2 में सेम होता है, यानी सबसे अच्छा जो लीविंग ग्रुप होता है वो होता है आयोडाइड माइनस, और जो सबसे खराब लिविंग ग्रुप होता है वो होता है F माइनस। तो दोनों में ऑर्डर सेम है,
तो एक बार हम लोग लीविंग ग्रुप देख लेते हैं। SN1 में लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है? लीस्ट रिएक्टिव होता है RF और मोस्ट रिएक्टिव होता है RI। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये दिए हुए हैं लीविंग ग्रुप। और SN2 में भी लीविंग ग्रुप का सेम ऑर्डर है, लीस्ट रिएक्टिव है RF और मोस्ट रिएक्टिव है RI। फिर नंबर 13, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स। तो SN1 जो होता है पोलर प्रोटिक फेवर करता है, जबकि SN2 पोलर अप्रोटिक फेवर करता है। चलो देखते हैं किस तरीके से। तो SN1 में पोलर प्रोटिक फेवर कर रहा है, तो इसमें किस तरीके से करता है? सॉल्वेशन होता है जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो हमने एग्जांपल लिया था, हमने कहा था कि देखो हमने वाटर कार्बोकेटाइन, अगर हम वाटर लें और कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा तो क्या करेगा? वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो चारों तरफ से जो है कार्बन जिसके कार्बोकेटाइन का कार्बन जिसका प्लस चार्जेस को चारों तरफ से घेर लेगा और इसको स्टेबलाइज कर देगा। और इसकी स्टेबिलिटी पहले से ही ज़्यादा है कार्बोकेटाइन की, तो और स्टेबिलिटी इसको बढ़ा देगा स्टेबलाइज करके, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को और इंक्रीज कर देगा। फिर मैंने आपको जो है एक रिएक्शन के उससे मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है इसकी रिएक्टिविटी काम करती है। रिलेटिव रिएक्टिविटी देखते हैं इसकी। मैंने एक रिएक्शन बताई थी जिसमें मैंने जो है एथेनॉल को यूज किया था और प्रोडक्ट बनाया था। तो मैंने कहा था यहाँ पर हम 4 टाइप के सॉल्वेंट लेते हैं। सबसे पहले एथेनॉल में जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें 1 टाइम लगा ये रिएक्शन होने में, लेकिन जब हमने एथेनॉल की जगह पे 40% वाटर बाय 60% एथेनॉल यूज किया, तो वहां पे हमने देखा कि एथेनॉल में जहां पर एक एक टाइम लग रहा था, वहीं एक टाइम तेजी से हो रही थी, वहीं पे ये 100 टाइम यानी एथेनॉल से 100 टाइम तेजी से ये रिएक्शन होगी। जब हम 80% वाटर यूज करेंगे, वाटर के साथ 20% एथेनॉल यूज करेंगे एथेनॉल की जगह पे, तो यही रिएक्शन 14,000 टाइम एथेनॉल से ज्यादा होगी। और जब हम केवल वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा कि यही रिएक्शन वाटर में 1 लाख टाइम तेजी से होगी। तो सॉल्वेंट रिएक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है। और जो है मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में, कि जो वाटर होता है वो मोर पोलर होता है और जो एथेनॉल होता है वाटर से लेस पोलर होता है, इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है। फिर बात करेंगे SN2 की। SN2 में क्या होता है? पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अगर हम अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देंगे तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो माइनस चार्ज होता है। और इसमें वाटर जो अगर हम जो है पोलर ले लेते हैं, जैसे हमने अल्कोहल ले लिया, वाटर ले लिया, तो उसमें जो है जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके साथ में उसके साथ में जो H होगा वो किसके साथ में? न्यूक्लियोफाइल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जिससे इसका जो है क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी रिड्यूस हो जाएगी और इसकी ग्राउंड स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये जल्दी से क्या करेगा? अटैक नहीं करेगा। तो जब ये जल्दी से अटैक नहीं करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? स्लो कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेटेड आयन बन गया है। अब ये तेजी से जो है अटैक नहीं कर पाएगा सबस्ट्रेट पे। तो यहाँ पर मैंने एक आपको रिएक्शन के थ्रू मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से आप पोलर अप्रोटिक किस तरीके से रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा था कि जो रिएक्शन है दी हुई है इसमें हमने 5 टाइप के सॉल्वेंट यूज किए और रिलेटिव रिएक्टिविटी की स्टडी की। तो सॉल्वेंट में एथेनॉल यानी CH3OH, H2O, वाटर, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जबकि DMSO DMF
CH3CN और HMPA कैसे हैं? ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। तो देखते हैं कि इस रिएक्शन पे इनके रिलेटिव रिएक्टिविटी किस तरीके से काम करती है। तो हमने क्या किया, जब इस रिएक्शन को, जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ठीक है, उसको हमने मेथनॉल में कराया तो 1 टाइम में हो गया, जबकि हमने वाटर में कराया तो मेथनॉल के कंपैरिजन में ये 7 टाइम ज़्यादा फास्ट हुआ। जब DMSO में कराया तो ये 1300 टाइम ज़्यादा तेजी से जो है ये रिएक्शन हुई। और जब DMSO में ये रिएक्शन कराई गई तो 2800 टाइम्स तेजी से हुई। और जब CH3CN में कराई गई तो 5000 जो मेथनॉल में हो रही थी उससे 5000 तेजी से रिएक्शन हुई। और जब HMPA में कराई गई तो मेथनॉल में जो रिएक्शन हो रही थी उससे 2 लाख टाइम फास्ट रिएक्शन होती है। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? मैकेनिज्म था जो 2 स्टेप था। मतलब मैकेनिज्म था जो SN1 में 2 स्टेप होता है, SN2 में सिंगल स्टेप होता है। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, SN1 फर्स्ट ऑर्डर की जबकि SN2 सेकेंड ऑर्डर की। नंबर 3, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, SN1 केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है जबकि SN2 सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। फिर नंबर 4, मालिकुलरिटी SN1 में यूनिमालिकुलर होती है जबकि SN2 बाईमालिकुलर है। नंबर 5, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन SN1 में फॉर्म्ड होता है जबकि SN2 में नॉट फॉर्म्ड होता है। नंबर 6, न्यूक्लियोफाइल लैटेक्स SN1 में बोथ साइड, बैक और फ्रंट दोनों साइड होता है जबकि SN2 में ऑलवेज बैक साइड। फिर नंबर 7, रीअरेंजमेंट SN1 में फाउंड होता है जबकि SN2 में नॉट फाउंड, और होता भी है तो बहुत रेयर। फिर नंबर 8, स्टीरियोकेमिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट बनते हैं जिसे हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। फिर SN2 में इन्वर्जन होता है, वो भी किस टाइप का? वाल्डेन इन्वर्जन होता है, जिसमें जो है जिस तरीके से छाता उल्टी तरफ खुल जाता है उसी तरह से सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो छाते की तरह उल्टा होता है। फिर नंबर 9, स्टेरिक इफेक्ट SN1 में नॉट फाउंड और SN2 में फाउंड होता है। फिर नंबर 10, रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 में 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव और 1 डिग्री लेस रिएक्टिव होता है जबकि SN2 में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि 1 डिग्री मोर रिएक्टिव और 3rd डिग्री लेस रिएक्टिव होता है। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी में जो है SN1 में अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, और SN2 में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं नंबर 12 की, जो है लीविंग ग्रुप जो है SN1 SN2 में इसका ऑर्डर सेम होता है। फिर बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अच्छा रहता है जबकि SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अच्छा रहता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छी बात है, आपको समझ में आया। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप वेट कीजिए मेरे नए लेक्चर का। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय।